CSIR नेट में पूछा गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन, जिसकी क्वेश्चन आईडी क्या है 704080 है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लेट डी बी द ओपन यूनिट डिस्क, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं कि अगर डी टू डी एफ क्या है, एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है और अल्फा और बीटा कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है यूनिट डिस्क के, तो complex numbers in D, okay, such that they are fixed by F, okay, fixed by F means F alpha equal to alpha and F beta equal to beta, then Fz is the identity function। ये पहला वाला है। और दूसरा वाला है there does not exist a bijective holomorphic function from D to the set of all complex numbers whose imaginary part is positive। इसका मतलब है जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, यहां से ये वाला है, इनका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं पॉजिटिव होता है ना, यहाँ से ओपन यूनिट डिस्क से यहाँ पर क्या बोला है, बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। लेट डी टू डी बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, सपोज दैट अल्फा इज द फिक्स पॉइंट ऑफ एफ एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अल्फा इज 1, देन fz इक्वल टू z फॉर ऑल z। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप तब कर पाएंगे जब आपने स्वाज लेम्मा देखा होगा, और स्वाज लेम्मा के बाद आप स्वाज पिक लेम्मा करते हैं ना, स्वाज पिक लेम्मा के प्रूफ के आइडियाज इसमें लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक होमवर्क है क्वेश्चन, तो मैं पहले ही पूछ चुका हूं, आप मुझे बता भी चुके हैं। ये होमवर्क है आपका कि फाई डिफाइंड बाई अल्फा माइनस जेड 1 over alpha bar z, ठीक है, where alpha belongs to यूनिट डिस्क, यूनिट डिस्क के अंदर का कोई पॉइंट है, हाँ ठीक है। ये फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी, ओके, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी, ठीक है। फाई क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है डी की। आप देखेंगे कि यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पर मैप कर रही है और बाउंड्री को बाउंड्री पर भी मैप करती है ये, ठीक है, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, पहले सबसे पहले मैं आपको थर्ड ऑप्शन करके दिखाऊंगा, हाँ, उसके बाद फिर पहले ऑप्शन में आऊंगा, फिर सेकंड ऑप्शन की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम आप कंसीडर कीजिए। पहले मैं क्या कंसीडर करूंगा, कंसीडर द फंक्शन gz इक्वल टू फाई एफ फाई जेड, ओके। देखिए, ये फंक्शन मैंने कंसीडर किया, ये सारे मैंने जैसे कि बताया ना, फाई क्या है, डी टू डी एक मैप है, और एफ आपको क्या दिया है, डी टू डी मैप दिया है, देख लीजिए थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन में। अब ये ध्यान रहे क्योंकि स्क्रीन ऊपर चली जाएगी, एफ डी टू डी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, हम तीसरा पहले सॉल्व कर रहे हैं, और उसका अल्फा फिक्स पॉइंट है, और एफ डैश अल्फा पर डेरिवेटिव क्या है 1। चलिए, आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको नीचे भी ले लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, अगर यहाँ पर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको ले लूंगा उस समय, ओके। तो देखिए, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, राइट, डी टू डी है, जी फंक्शन फ्रॉम डी टू डी, एवरीवन एग्रीज, जी डी टू डी a holomorphic function, right? Why holomorphic? Because f is holomorphic and phi is holomorphic, and one thing also to be noted there, phi composition phi z equal to z, you can verify this at home, okay, कि अगर आप phi को phi से कंपोज करेंगे तो आपके पास z आएगा, मतलब phi ही phi का इनवर्स है, ये आप वेरीफाई करना, हाँ, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप करके देखना कि क्या फाई ही फाई का इनवर्स है, आप पाएंगे यस, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, जी डी टू डी होलोमॉर्फिक क्यों है, होलोमॉर्फिक क्योंकि ये देखिए फाई होलोमॉर्फिक फंक्शन है, इसका जो पोल है ना नीचे, ये अल्फा बार, सॉरी इसका पोल क्या है 1 ओवर अल्फा बार है, राइट, ये तो यूनिट डिस्क से बाहर है, तो इसलिए ये एनालिटिक फंक्शन है, जैसे कि मैंने बताया ये तो यूनिट डिस्क की ऑटोमॉर्फिज्म है, तो एनालिटिक तो हुआ ही। अब फाई भी एनालिटिक है, एफ भी एनालिटिक है, और फाई भी एनालिटिक है, इन तीनों की कंपोजिशन भी क्या होगी, एनालिटिक होगी, तो जी क्या है, डी टू डी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। नाउ अब आप मुझे बताइए
ऊपर के डायग्राम को देखकर G0 इक्वल टू क्या है, चलिए बताइए। ऊपर के डायग्राम को देखिए, इसीलिए मैंने वो डायग्राम बनाया है, और ये 0 को डिनोट कर रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं बीच में, ठीक है, ये लिखा है ना, ग्रीन किया है, तो ये 0 को डिनोट कर रहे हैं, सेंटर इज द 0। सो लेट मी नो वेयर 0 मैप बाय G, मुझे बताओ G कहाँ मैप कर रहा है 0 को, 0 पे मैप कर रहा है ना, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे मैप कर रहा है 0 पे। ये सबसे पहले आपको पता है कि 5 क्या होना चाहिए, देखो 5 क्या है, इसमें यहाँ ऊपर आ जाओ, इधर देखो, ये 5 फंक्शन है, इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये यहाँ पे 0 पुट करोगे तो अल्फा आएगा ना, तो इसका मतलब 0 को अल्फा पे मैप किया 5 ने, ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप सभी लोग, ये रहा अल्फा। अब एफ ने अल्फा को कहाँ मैप किया है, तीसरे वाले ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि एफ मैप्स अल्फा टू अल्फा, ठीक है, ये देखिए, तो अल्फा कहाँ गया हमारा, अल्फा के पास। अगेन अब फिर हमें पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आया ना 5 ये क्या आ जाएगा, 5f अल्फा आ जाएगा। अब पता होना चाहिए कि f अल्फा क्या है, तो ये फिर 5 अल्फा आ जाएगा। अब पता होना चाहिए हमें 5 अल्फा क्या है, राइट, 5 अल्फा क्या है, देखो इसमें अल्फा पुट करो तो क्या आएगा, इस वाले फंक्शन में यहाँ अल्फा पुट करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 आ जाएगा। तो ये मैंने डायग्राम भी बनाया है, देखिए, अब आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5f alpha and f alpha is alpha, so phi alpha is 0. Okay, so G satisfies hypothesis of Schwarz lemma, right? It is a function from unit disk to unit disk and it maps 0 to 0. यहां तक सबको क्लियर है, बताइए, मेन चीज यही है इसमें, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब अगर हम देखें कि G डैश Z कितना आ रहा है, ओके, G डैश Z कितना आ रहा है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल जानते हैं ना आप, फाई एफ फाई डैश एफ फाई जेड फिर इनटू एफ डैश फाई डैश जेड इनटू फाई डैश जेड, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अगर आपके पास कंपोजिशन भी होती है, ओ राइट राइट राइट, यू आर राइट, एफ डैश फाई जेड, यहाँ पे एफ डैश फाई जेड आएगा, हाँ, तो ये सबको क्लियर है ना चेन रूल से, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है, okay, everyone knows this, right? Okay, fine. So what is G dash 0? G dash 0 is phi dash f phi 0, right? But phi 0 is alpha, right? Okay, I will write it again, okay? So put 0 in place of Z. So far it is clear, यहां तक क्लियर है ना। तो अब देखो कि आगे क्या आ रहा है, अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो फाई 0 क्या है, 0 को कहां मैप कर रहा है फाई, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डायग्राम में देखो अल्फा पे मैप कर रहा है, और एफ कहां मैप कर रहा है अल्फा को, ये तीसरा वाला ऑप्शन ये है, हाँ देख लो, जिसको देखना होगा मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ, एफ अल्फा अल्फा पे मैप कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डैश अल्फा, एग्रीज, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा, जैसे मैंने बताया 5 0 को कहां मैप कर रहा है, फिर अल्फा पे मैप कर रहा है, तो ये 5 डैश अल्फा हो जाएगा, और 5 डैश 0 ये हमें कैलकुलेट करना है, G डैश 0 कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन क्या दिया गया है, देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है यहाँ पे कि 5 डैश अल्फा इज 0, सॉरी 1, 5 डैश अल्फा इज 1, तो हमारे पास क्या आया, ये 5 डैश अल्फा इंटू 5 डैश 0, ये आया G डैश 0 की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं ना, इसकी आवश्यकता तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैं अलग से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि 5 डैश जेड क्या है, ओके, 5 क्या है आपके पास, 5 जेड ये है, अल्फा माइनस जे 1 माइनस अल्फा बार जेड, ओके, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव करके देखिए, ये रहा -1 माइनस अल्फा माइनस जेड माइनस अल्फा बार, ओके, सो नीचे क्या आएगा, अल्फा बार जेड का होल स्क्वायर, ओके, सो ऊपर में अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मॉडुलस अल्फा स्क्वायर -1 ओवर
1 माइनस अल्फा बार जेड का होल स्क्वायर, राइट। ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ये तो सारे लोग जानते हैं, ये तो पहले की चीज है कि डिफरेंशिएट करो और ये आ रहा है, ठीक है। वो कोसेंट फॉर्मूला लगाया डिफरेंशिएशन के लिए। अब देखिए मैं यहां से वैल्यू निकालता हूँ फाइव डैश अल्फा की। फाइव डैश अल्फा, अल्फा पुट करने पर क्या आएगा इसमें, देखिए अल्फा स्क्वायर ओवर, नीचे जेड की जगह अल्फा पुट कीजिए तो वो भी क्या हो जाएगा, अल्फा डैश का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना इस बात को, जैसे अल्फा बार इनटू अल्फा क्या होता है, मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर, राइट। इसका मैं यूज कर रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना, इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये समझिए कि फाइव डैश अल्फा आपके पास ये आया। अब यहां से देखिएगा, हाँ मेरे पास फाइव डैश जेड क्या है, क्या है फाइव डैश जेड, ये रहा मेरे पास। इसमें जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये नीचे वाला वन हो जाएगा ना। तो फाइव डैश जीरो की वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर माइनस वन। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी आपके पास आएगी ओवरऑल, इसको मैं आगे लिखूं तो मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर माइनस वन इंटू मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि फाइव डैश जीरो की वैल्यू वो है ना। अब मुझे बताओ ये किसके इक्वल है, नीचे क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर। तो ये बताइए किसके इक्वल है, वन। वन के इक्वल है, राइट। आप लोग समझ पा रहे हैं ना इसको, ये कैलकुलेशन है, बस आप इसको घर में करिएगा। पर ये जानिए कि फाइव डैश जेड क्या आ रहा है, ये आ रहा है फाइव डैश जेड में, फिर मैंने अल्फा पुट किया और जीरो पुट किया तो ये वैल्यू आई मेरे पास वन। अब देखिए जी एक ऐसा फंक्शन है जो डी टू डी है और उसका जी जीरो एक जीरो है, राइट। और जी डैश जीरो इक्वल टू जी वन आ रहा है, तो बाईस वाज लेम्मा क्या होगा, बोलिए। जी जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, सोचिए। सी जेड। सी जेड, राइट, गुड, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी फंक्शन डी टू डी है और जी जीरो बराबर जीरो है, तो स्वाज लेम्मा क्या बोलता है, ये बोलता है कि जी डैश जेड का मॉडुलस लेस देन मॉडुलस जेड होना चाहिए और जी डैश जीरो क्या होना चाहिए, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर दोनों में से, अब पहले वाले में तो किसी यूनिट डिस्क के अंदर पॉइंट में जीरो को छोड़कर इक्वलिटी होल्ड करती है, तो फंक्शन की फॉर्म होती है जी जेड इक्वल टू सी जेड टू द पावर एन। एन किस पे डिपेंड करता है, क्या ऑर्डर है जीरो का, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर इक्वलिटी होल्ड कर जाती है तो जी क्या होता है, जी जेड इक्वल टू सी जेड होता है, ओके, ठीक। अब देखिए तो इसका मतलब जी जेड इक्वल टू सी जेड होना चाहिए, राइट। जी जेड इक्वल टू सी जेड होना चाहिए एंड जी डैश जीरो इक्वल टू आपके पास वन आ रहा है, इसलिए सी इक्वल टू वन होना चाहिए। ये मॉडुलस सी वन होता है, हाँ यहाँ पे ये भी ध्यान रखें। मैं इसको बता दूं कि मॉडुलस ऑफ सी ये आपने पढ़ा होना चाहिए, हाँ, क्योंकि सवाल लेम्मा आपके में मेंशन है आपके सिलेबस में अलग से। तो जी डैश जीरो इक्वल टू वन है, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो जी डैश जेड इक्वल टू आपके पास सी आएगा, तो जीरो पुट करोगे तो यहाँ वन आ जाएगा, सी इक्वल टू वन आ गया, तो इसका मतलब जी जेड आपका क्या है, सो सिंस, इसलिए जी जेड इक्वल टू जेड, ओके। यहां तक क्लियर है ना आप लोग को, बोलिए, ओके। इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, जी जेड है क्या, लेकिन जी जेड को लिखो फाइव एफ फाइव जेड इक्वल टू जेड, ओके, राइट। और फाइव एफ जेड इक्वल टू फाइव जेड। अब आई मजे की बात, देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, ऊपर चलिए थोड़ा, ऊपर चलिए, कि मैंने बताया ना भाई आपको क्या करता है, यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप करता है, इस पूरी यूनिट डिस्क को पूरी यूनिट डिस्क पे मैप करता है। तो यूनिट डिस्क का हर कोई जेड, हर कोई, मैं इसको यूनिट डिस्क का कोई पॉइंट ले लीजिए, उसको जेड जीरो कहिए, हर कोई जेड जीरो फाइव जेड के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि फाइव तो बाइजेक्टिव मैप है ना, यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क। तो इस जेड को मैंने क्या कर दिया, इस जेड की जगह पे फाइव जेड लिख दिया। अब फाइव जेड लिख दिया, लेकिन फाइव कंपोजिशन फाइव क्या आएगा, मैंने आपको बताया क्या आएगा, ऐसे ना नहीं समझ रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, आई। ऐसे आई आएगा, हाँ अभी बताया था ना मैंने, ये मैंने इसकी जगह फाइव जेड लिख दिया, और तो इस तरफ भी लिखना पड़ेगा जेड की जगह फाइव जेड। और अब फाइव कंपोजिशन फाइव क्या है आपको बताया मैंने कि आइडेंटिटी है, राइट, पहले ही बताया था शुरू करने से पहले। तो फाइव एफ जेड इक्वल टू फाइव जेड आ गया हमारे पास। अब दूसरा हम क्या करेंगे,
और फिर फाई इनवर्स कंपोज करो। फाई इनवर्स कंपोज करने का मतलब फाई कंपोज करो दोनों साइड में, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई फाई जेड। ये फाई फाई जेड तो क्या है, जेड, तो इसलिए आपके पास क्या आया, फाई जेड इक्वल टू जेड। ये था इसका सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे ना, बड़ा लेंथी है, इतनी चीजें कंसीडर करनी चाहिए, इतना नेट में करेंगे कैसे? नहीं, ये इतना लेंथी नहीं है। अगर आप अगर आपने स्वाज पिक लेम्मा किया होगा ना घर में, स्वाज पिक लेम्मा का प्रूफ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में दिया है, स्वाज लेम्मा स्वाज पिक लेम्मा आई थिंक, तो अगर वो जो प्रूफ किए होंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि स्वाज पिक लेम्मा में इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो जीजेड की फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, राइट? ये उसी का आइडिया है, उसी प्रूफ का, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये थर्ड वाले ऑप्शन में किसी को कोई डाउट है, ये बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नो डाउट, राइट? ओके, सो थोड़ा सा लेंथी है ना, मतलब समझाने के लिए लेंथी है मेरे, हाँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो पूछेगा, हाँ। आगे बढ़ो, फिर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाऊं। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन मुझे आप लोग बताओगे, हाँ, क्योंकि मैंने क्लास में इसको लास्ट दिन भी कराया था। क्लास में तो सभी कराया, लेकिन लास्ट दिन भी कराया था। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, देखिएगा इसको। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आता हूं मैं, ठीक है। ओह, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया है। अच्छा, ये वाला है फर्स्ट ऑप्शन, बताइए। ओके, ठीक, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो, मैंने वही फंक्शन कंसीडर किया है, तो लेट gz इक्वल टू फाई एफ फाई जेड। ओके, ये है, ये वाला फंक्शन वो किया है। ये जीरो को जीरो पे सेंड कर रहा है, राइट? कर रहा है ना, जीरो को जीरो पर सेंड। ओके, और ये सब मैं ऊपर बता चुका हूँ ना जीजेड के बारे में, कि ये स्वाज लेम्मा की सारी हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? मुझे लगता है मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा फिगर के नीचे इसको मैं ले लेता हूँ, ओके, ताकि आपको समझा सकूं। ये रहा, ये रहा, ठीक है। फाई क्या है, डी टू यूनिट डिस्क है। अब इस वाले में बोला है कि फंक्शन एफ क्या करता है, राइट? शायद मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए। सो अब मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको बताया ना, फाई क्या है, डी टू डी मैप है एक, राइट? ये भी डी है आपका, ये भी डी है। डी टू डी क्या है, बाइजेक्टिव मैप है, जो बाई एनालिटिक है, उसका इनवर्स भी एनालिटिक है और वो भी एनालिटिक है। तो अगर बीटा क्या है, इसने क्या बोला, देखो, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पे अल्फा है तो बीटा को मैं कहीं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मान लीजिए बीटा है। ओके, तो फाई बीटा कहीं यही होगा ना, राइट? कहीं यूनिट डिस्क के अंदर होगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको बोलता हूँ फाई बीटा। ओके, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स को जो डी के अंदर के हैं, उनको डी के अंदर ही सेंड करेगी फाई। फाई के विषय में बताया मैंने आपको। तो अब बताइए कि कौन सा वो एलिमेंट है जिसको जी फिक्स करेगा, चलिए बताइए। टेल मी अ एलिमेंट विच विल बी फिक्स्ड बाय जी। चलिए, टेल मी एन एलिमेंट ऑफ द यूनिट डिस्क विच विल बी फिक्स्ड बाय जी। मतलब जानते हैं कि आप यहां पे उसे पुट करेंगे और वही वैल्यू आ जाएगी। आप लगाइए बुद्धि और बताइए, कीपिंग इन माइंड दैट फाई फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, डू यू सी सम पॉइंट? नहीं आ रहा किसी को नजर? ओके, अल्फा, ये अल्फा, no, alpha will not be, I think, fixed because f phi alpha, where alpha is sent 0, I don't know where f0 goes, because only given that f is d to d a holomorphic function, right?
I don't know where f0 will go. If f0 equal to 0, then phi alpha 0, then it will comes out to be alpha, but f0 need not be 0 because we have given f d to d be a holomorphic function. We don't know, I mean, what f0 is, so alpha needn't to be fixed. जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग में अल्फा नीडेड टू बी फिक्स, अदरवाइज लास्ट में तो हम प्रूव कर देंगे कि सारे एलिमेंट फिक्स हो रहे हैं ऐप के द्वारा ना, लेकिन ये किसको फिक्स करेगा ये बताना है आपको, सॉरी जी किसको फिक्स करेगा वो बताना है. Is it difficult? Why I have written phi beta? Phi beta is an element of unit disk, I think. phi beta भी तो यूनिट डिस्क का एलिमेंट है. phi beta फिक्स होगा या नहीं होगा, आप लोग को क्या लगता है? Yes, sir. Yes, phi beta will be fixed, right? Yes. So we have g phi beta equal to phi f phi beta. Okay. So as I told you that phi composition phi is the identity, so it comes out to be phi f beta, but we haven't used still this information that f beta is beta. So ये क्या आएगा? phi beta. बस देखो आपने phi beta पुट किया और phi beta आया. phi beta क्या है? यूनिट डिस्क के अंदर का एलिमेंट है. तो बाइस्वार्ज लेम्मा बताओ क्या होना चाहिए? लेम्मा जीजेड क्या होना चाहिए? एक पॉइंट को फिक्स भी कर रहा है. कीप दैट इन माइंड. It is fixing a non-zero point, and also keep in mind that जीरो को फिक्स स्वाज लेम्मा क्या कहता है कि जीरो के अलावा कोई अंदर के पॉइंट पर अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो क्यों? क्योंकि जी ने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया तो मॉड्यूलस ऑफ इसको z0 बोलिए, मॉड्यूलस ऑफ जी z0 मॉड्यूलस ऑफ z0 के इक्वल हो जाएगा ना. तो जी की फॉर्म क्या होनी चाहिए? लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये जो फाई बीटा है ये जीरो नहीं होगा. हाँ, ऑल्सो फाई बीटा इज नॉट जीरो. क्यों जीरो नहीं होगा बोलिए? क्योंकि फाई तो अल्फा को जीरो पे सेंड कर रहा है ना. अल्फा की इमेज क्या आ रही है? जीरो. और फाई एक ही एलिमेंट को जीरो पे सेंड कर सकता है क्योंकि फाई बाइजेक्टिव फंक्शन है. अगर बीटा भी जीरो पे जाएगा अल्फा भी जीरो पे जाएगा. अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं यहाँ देख लीजिए. तो फिर ये फाई 1 1 नहीं रहेगा ना, इसकी इंजेक्टिविटी लॉस हो जाएगी. इसलिए ठीक है, फाई बीटा जीरो नहीं होता है. सो जी फाई बीटा का मॉड्यूलस is modulus of phi beta. So by Schwarz lemma gz is of the form c times क्या होगा बोलिए? what it would be? Z minus phi beta. Z minus phi beta. G, what are you saying? Why Z minus phi beta? It will be of the form cz to the power n. No, sorry. cz to the power n. So now it's your task to determine that z must be 1. Okay. क्यों होगा आप सोचेंगे? क्योंकि जी एक पॉइंट को फिक्स कर रहा है. आप देखना एक पॉइंट को फिक्स कर रहा है तो फिर n इक्वल टू 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम कहां पर पहुंच गए हैं? इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है? हाँ, जी एक पॉइंट को फिक्स कर रहा है तो सी भी 1 होना चाहिए. हाँ, क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट को फिक्स कर रहा है तो जी जेड बराबर, अगर आपके पास सी जेड जीरो होगा ना तो जी जेड जीरो ये आ जाएगा. नॉन जीरो पॉइंट को फिक्स कर रहा है, जेड जीरो से जेड जीरो कैंसिल, तो सी बराबर 1. राइट, यहां तक क्लियर है? बोलिए और बोलो एक बार. n शुड बी 1. ओके, आपने क्या वेरीफाई करना है? n 1 होना चाहिए. ठीक है, चलिए, दैट इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, क्योंकि इसके लिए आप देखना कि एक पॉइंट को फिक्स कर रहा है अंदर के, बस. अगर सोचना कि n इक्वल टू 2 हुआ तो क्या होगा, 2 लेके देखना एक बार फिक्स होता है या नहीं होता है. तो जी जेड इक्वल टू जेड आ गया. ओके, और फाई एफ फाई जेड इक्वल टू जेड, फिर वही करके जो हमने ऊपर किया था ना. तो सिमिलरली एज अबव क्या आएगा हमारे पास? सिमिलरली एज अबव एफ इक्वल टू
क्लियर? और कोई परेशानी? अब मुझे पूछो, इसमें कोई भी डाउट है आपका, कोई भी छोटे से छोटा डाउट पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज मूल्य इस बात का है कि आप क्या पूछ रहे हैं, इसका नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं। मैंने तो बता दिया आपको इसका सॉल्यूशन। नाउ यू हैव टू आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, anything, then I will come back to the second option. It's not difficult, right? These are also not difficult if you have studied about the Schwarzschild lemma. Otherwise they will seem to be difficult to you, or A and C options, if you haven't studied about the Schwarzschild lemma. Okay, because the idea of this solving of this question is from the proof of Schwarzschild lemma. Okay, वही आपको मिलेगा ये कंपोजिशन वाला। चलिए, तो क्लियर है ना, ये सबको सही से समझ में आ गया? काफी टाइम लेके इसको समझा रहा हूं आपको, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अब आता हूं मैं बी वाले ऑप्शन पे। तो हमारा क्या हो गया, ए और सी क्या है, ट्रू है, ठीक है, ए एंड सी आर ट्रू। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हाँ? ये पहला और थर्ड वाला, और ये दूसरा वाला भी। अब दूसरा वाला मैं आप लोगों से पूछूंगा, हाँ? कोई मुझे बताएगा। ये बोला है दूसरे वाले में कि देयर डज नॉट, अच्छा पहले एक कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, फिर उसके बाद इसकी बात करूंगा। कॉपी, इसको नीचे ले चलते हैं। चलिए, ये रहा दूसरा वाला ऑप्शन। ओह, सो मच इज कॉपीड, आई ओनली नीड दिस कॉपी। बहुत सारा हो जा रहा है, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके ओके, ओह, सो नाउ दिस क्वेश्चन, इसने क्या बोला है देखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट बोला है, और बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक फंक्शन फ्रॉम यूनिट डिस्क से कहां, H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव का मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। तो बताओ, कोई ऐसा फंक्शन बता सकता है जो H पॉजिटिव को यूनिट डिस्क में ऑन टू मैप करे, 1 1 ऑन टू मैप करे? बताओ, 1 1 तो होता ही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो, किसी को पता है? z minus alpha y z minus alpha y into e to the power I theta. Okay, very good. So what is that alpha bar? Is there some specific properties of that? ऐसा है कि अल्फा बार की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट कुछ होना चाहिए, ऐसा है कुछ या नहीं है? तब तक मैं फिगर बना लूं, आप सोचो। इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0। ओके, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? ओके, गुड। सो दिस इज द यूनिट डिस्क। ओके, okay, so this is the unit disk. Now give me a transformation which maps, देखो आपने जैसा बताया, क्या बताया पूजा ने, W इक्वल टू, पूजा एक बार और बोलोगी, e टू द पावर I थीटा z माइनस अल्फा ओवर z माइनस अल्फा बार। ये जो इमेजिनरी अल्फा है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, आपका यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क में मैप करते हैं। नहीं सॉरी, ये जो आपका अपर हाफ प्लेन है ना, H पॉजिटिव को ऑन टू मैप करते हैं यहाँ यूनिट डिस्क में। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 1 1 होता ही है, 1 1 ऑन टू मैप करते हैं। तो इसका आप इन्वर्स लेंगे तो आप क्या पाएंगे कि उस इन्वर्स ने क्या किया, इस यूनिट डिस्क को 1 1 ऑन टू यहाँ मैप कर दिया। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एनालिटिक तो होता ही है। ओके, सो इसको मैं मिटाता हूं और एक स्पेसिफिक लिखता हूं। हाँ देखिए, फाई जेड इक्वल टू जेड माइनस आई ओवर जेड प्लस आई, ठीक है।
maps H positive onto D. Okay, phi inverse Z will map D onto H positive. ये आप वेरीफाई कीजिएगा। हाँ, आप कर भी सकते हैं, मैंने ये मैप लिखा है ना, जैसे आप वेरीफाई करते हैं कि H पॉजिटिव की इमेज क्या है, तो आप देखेंगे डी आ रही है, लेकिन इसका इनवर्स निकालेंगे, बड़ा आसान है इनवर्स निकालना। इसको W Z माइनस आई Z प्लस आई लिखिए, फिर यहाँ से Z को W के टर्म्स में ले आइए और वो आपको इनवर्स मिल जाता है। ठीक है, तो फिर वेरीफाई कीजिए कि क्या यूनिट डिस्क की इमेज उसमें H पॉजिटिव है या नहीं। ऑन टू H पॉजिटिव पे मैप कर रहा है, 1 1 तो होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ऑलरेडी, सो यू नीड टू वेरीफाई दैट। सो यू विल गेट दैट दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, ये केवल एक पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक नहीं होते हैं, और सब जगह एनालिटिक होते हैं पूरे सी में। ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, ये माइनस आई वाला पॉइंट है। ओके, सो ऊपर है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है। देयर एग्जिस्ट, बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मैंने तो आपको एक दिया। जब आप मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे आप क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको टोटलिटी भी बताई, जैसे पूजा ने वो बताया ना हमें एक, तो टोटलिटी थी, तो बहुत सारे मिलेंगे हमें, एक ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। पहला और तीसरा इसके करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ओके, सो आप मुझे बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आई एम गोइंग टू